हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो ये हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टेस्ट सीरीज यूपीएससी की, यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। ये हिंदी में हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 26 है। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। इसके साथ साथ हमने 24, 25 दोनों सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने ये पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो के, तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि सुर्खियों में रहने वाला भारत और अमेरिका द्वारा गठित पेस सेंटर फंड संबंधित है। तो फर्स्ट है ये अधिक संख्या में अटल टिंकरिंग लैबों की स्थापना में तीव्रता लाने से। बी है नवाचारी ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों के व्यवसायीकरण से। सी ऑप्शन है कि रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण से। और डी ऑप्शन है रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित भंडार की स्थापना से। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन जो हमारा जो बी सही है कि नवाचारी ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों के व्यवसायीकरण से, क्योंकि ये जो हमारे अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करता है और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का इनिशिएटिव है, जो पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों के मध्य व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह एक अधिमानी व्यापार समझौता है। इसकी उत्पत्ति विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्रवार्ता के दौरान हुई थी। सेकंड है भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो ये बी तो हमारा सही है, लेकिन ये फर्स्ट हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जो कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का, डब्ल्यूटीओ का तो नहीं है, ये विकासशील देशों के मध्य व्यापार प्राथमिकताओं का एक वैश्विक प्रभावी समझौता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात करता है कि व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए, ना कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन इसमें जो भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, और इसमें भारत के साथ साथ 44 अदर और कंट्री भी शामिल हैं। तो हमारा इस ऑप्शन बी सही हो गया, केवल 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं, उनमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषय। बी है राजभाषा का प्रयोग। सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी है स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा जो राजभाषा का प्रयोग होता है, इसको हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। इसमें संशोधन की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ये 7वीं अनुसूची के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक और स्वयं के 368 में संशोधन की बात करता है, तो ये विशेष बहुमत से होते हैं, और इसमें जो है जो संविधान संशोधन की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, तो ये हमारा बीच में सही हो गया। और इसके साथ साथ और किसमें नहीं होती है जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, तो जैसे नए राज्यों का गठन हो गया, उनके सीमाओं में परिवर्तन हो गया, या फिर दूसरी जो दूसरी अनुसूची है जिसमें पेंशन भत्ते दिए गए हैं, या संसद समितियों में कोई संशोधन करना है, तो ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। तो फर्स्ट है समाजवादियों द्वारा 1937 में चुनावों का बहिष्कार करना। बी ऑप्शन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। सी है भारत में बाल विवाह प्रतिबंधित करना। डी ऑप्शन है ब्रिटिश प्रशासित स्कूलों में प्रवेश के बारे में। तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। जो भी भारत में बाल विवाह प्रतिबंध करना, जो ये प्रतिज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इसी के बारे में ये बात करता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर किसी बाघ आरक्षित क्षेत्र के भीतर नहीं है, कि मतलब बायोस्फीयर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर नहीं है, मतलब अंदर स्थित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है बेलद कुप्पे महादेश्वर मंदिर। बी है सेकेंड है लिंगराज मंदिर, और थर्ड है सबरीमाला टेम्पल। तो ये हमारा लिंगराज मंदिर की बात करता है। तो ये हमारा किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि ये उड़ीसा का मंदिर है। ये उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर तट पे स्थित है ये तो बाघ आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो वेलद कुप्पे मंदिर ये बात करते हैं, तो ये हमारा पड़ता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटक में पड़ता है, उसमें पड़ता है। और ये सबरीमाला टेम्पल की बात करें तो पेरियार में पड़ता है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व में, और ये केरल में स्थित है। तो ये इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि जो सबरीमाला टेम्पल का जो इशू बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो इसका ऑप्शन सी हो गया 1 और 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना था।
सेकेंड है, उन्होंने कभी वेदों की सर्वोच्चता को अस्वीकार नहीं किया, उन्हें अनुउल्लंघनीय नहीं माना। तो ये गलत है, उन्होंने इसे अस्वीकार किया था और उनकी जो कर्म कांड और पूजा पाठ था उसका घोर विरोध किया था उनके जो है, और वो बहुवाद को भी जो बहुदेववाद था उसका भी विरोध करते थे। लेकिन उन्होंने एकेश्वरवाद और धर्म के शुद्धिकरण की बात की थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सही हो गया, तो केवल एक ए ऑप्शन सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेशनल फार्मूलरी एक नियमावली है, उसमें चयनित दवाओं के संदर्भ में औषधि जानकारी का चिकित्सीय सार शामिल होता है या प्रकाशित की जाती है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा। बी ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा। सी है भारतीय भीषण संहिता आयोग द्वारा। डी ऑप्शन है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ये भारतीय भीषण संहिता आयोग है इसी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, जो नेशनल फार्मूलरी एक नियमावली जिसमें चयनित दवाओं के संबंध जानकारी और चिकित्सीय सारांश शामिल होता है। ये होता जो इसको कहते हैं नेशनल फार्मापियोला कमीशन, नेशनल फार्मापियोला कमीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत होता है ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं है, मतलब उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बताना है। तो उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसके लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों का कारावास निर्धारित किया गया हो। सेकेंड है, उसे निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। थर्ड है, उसे अस्पृश्यता जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार एवं व्यवहार करने के लिए दंडित किया गया हो। तो ये तो हमारा सही है इसके अंतर्गत अगर। लेकिन जो ये कहा गया है कि अपराध जो निवारण विरोध अपराध के संबंध में, तो इसके संबंध में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों हमारे सही हैं, तो हमारा सही हो गया 1 एंड 3। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि वित्त पोषण में वृद्धि करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों को अवसंरचना उप क्षेत्रकों की सुमेलित मास्टर सूची में सम्मिलित करके अवसंरचना का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे अवसंरचना का दर्जा प्राप्त है? तो फर्स्ट है लॉजिस्टिक क्षेत्र, सेकेंड है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, थर्ड है मल जल उपचार प्रणाली, और फोर्थ है चिकित्सा महाविद्यालय, और फिफ्थ है कि सस्ते आवास। तो ये पांचों हमारे शामिल हैं जो अवसंरचना उप क्षेत्र की सुमेलित मास्टर सूची है। ठीक है, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि उद्वेलन क्षेत्रों में जल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है? फर्स्ट है गर्म और पोषण तत्वों की कमी से, बी ऑप्शन है गर्म और पोषक तत्वों की प्रचुरता से, सी ऑप्शन है कि शीतल और पोषक तत्वों की कमी से, शीतल और पोषक तत्वों की प्रचुरता से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये शीतल और पोषक तत्वों की प्रचुरता से होता है। होता क्या है इसमें कि ये जल जो है ऊपर का जल नीचे आता रहता है जो शीतल होता है, और ऊपर का गर्म जल नीचे जाता रहता है। तो ये चक्र चलता रहता है समुद्र में, ऐसा जनरली देखने को मिलता है, जिससे जो पोषण स्तर जो वहाँ पोषक तत्व हैं उनका पुनर्चक्रण होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि ग्लोबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट के अधीन एक पहल है। तो फर्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, बी है कि विश्व बैंक, सी है संयुक्त राष्ट्र, और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है IUCN। ठीक है, IUCN के बारे में ये बात करता है, जो ग्लोबल इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आइसलैंड मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, और पर्वतीय क्षेत्र आता है, और इसी के अंतर्गत जैव विविधता इकोसिस्टम आता है। ये सब इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से संदेश प्रेषित या प्राप्त को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रतिनिधित्व करना संदर्भ में IP संस्करण IPv और IPv6 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है IPv4 32 बिट का न्यूमेरिकल एड्रेस मतलब संख्यात्मक पता है, और IPv6 128 बिट का डिजिटल एड्रेस है। सेकेंड है अधिकांश कंप्यूटरों द्वारा IPv4 का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन IPv6 का उपयोग सुपर कंप्यूटरों तक ही सीमित है। तो ये तो हमारा सही है कि IPv32 बिट जो न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, और IPv6 128 बिट का डिजिटल एड्रेस है। और ये सेकेंड में जो कहा गया कि अधिकांश कंप्यूटरों में और सुपर कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है, तो नहीं, इन दोनों का जो है
इन दोनों का वर्तमान में सभी कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, केवल एक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कहा गया कि नैनो के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्बन नैनो ट्यूब के महत्व में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है। फर्स्ट है कि कार्बन परमाणुओं की बेलित परतों से निर्मित बेलनाकार अणु होते हैं। इनका उपयोग ड्रग डिलीवरी तथा तेल प्रसार के निस्तारण में किया जाता है। और इसमें कहा गया कि इसका घनत्व, थर्ड है कि इसका घनत्व अत्यधिक उच्च तथा रासायनिक स्थिरता कम होती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, जो रासायनिक स्थिरता कम की बात करता है तो नहीं, ये इसकी रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, मतलब अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये दोनों सही हैं कि कार्बन परमाणुओं को बेलित परतों से निर्मित बेलनाकार अणु होते हैं और इनका उपयोग ड्रग डिलीवरी और तेल प्रसारण निस्तारण में किया जाता है। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो ट्यूब। तो ए और बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, एक और दो। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहा गया कि भारत में मुद्रा शास्त्रीय या सिक्कों संबंधी इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह मौर्य काल में शीशे और तांबे के सिक्कों की बहुतायात थी, वहीं गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की बहुतायात थी। सेकेंड है, गुप्तकालीन सिक्कों में कुषाण कुषाणों की परंपरा का पालन किया गया तथा अग्रभाग पर राजा और पीछे भाग की ओर देवता को चित्रित किया गया। तो ये तो हमारा सेकंड सही है। लेकिन ये जो मौर्य काल में जो कहा गया तांबे और शीशे के सिक्कों का उपयोग किया गया है, तो ये गलत है। ये जो हमारे सातवंश वाहन थे शासक, उन्हीं के शासनकाल में तांबे और ये इन सिक्कों का प्रयोग, शीशे और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया गया था। तो हमारा केवल बी सही हो गया, केवल दो। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में स्विस फार्मूला से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है, यह सदस्य देशों द्वारा आयात शुल्क कम करने का एक गणितीय सूत्र है। या WHO समझौते के अंतर्गत अनुमत व्यापार विकृत उत्पन्न करने वाली कृषि सब्सिडी न्यूनतम स्तर की गणना करने वाली विधि को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन है कि यह किसी उत्पाद को पेटेंट प्रदान करने हेतु आवश्यक न्यूनता मापदंड को दर्शाता है। थर्ड है, डी ऑप्शन है कि यह डंपिंग रोधी जांच में डंपिंग मार्जिन की गणना के लिए यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कार्य प्रणाली को संदर्भित करता है। तो इसके बारे में बताना है, इसमें कौन सा इसका बेस्ट जो है स्विस फार्मूले को वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है हमारा। जो ये सदस्य देशों द्वारा, जो ये WTO के सदस्य देश होते हैं, उनके द्वारा आयात शुल्क कम करने के लिए एक गणितीय फार्मूला है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा कहता है कि समुद्री घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह डिगोंग समुद्री गाय और कछुओं जैसी कई समुद्री प्रजातियों का परिवास है। सेकेंड है, समुद्री गाय के मैदान उष्णकटिबंधीय समुद्रों और महासागरों तक ही सीमित हैं। यह अवसाद को स्थिर करने व पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता और समुद्र में अपरदीय जल खाद्य जाल को आधार प्रदान करता है। तो ये हमारा तो सही हो गया दोनों। ठीक है, ये क्योंकि जो यह डुगोंग समुद्री गाय कछुओं और जैसी समुद्री गाय जो कछुओं और समुद्री प्रजातियों के लिए परिवास होता है और अवसाद को स्थिर करने में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण सहायक है और समुद्र के अपरदीय खाद्य जाल को आधार प्रदान करता है। लेकिन जो कहा गया केवल उष्णकटिबंधीय में तो नहीं, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये समुद्री घास होती है, तो हमारा ये सेकंड गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, एक और तीन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नदी बेसिन के पास अवस्थित आर्द्र भूमियों के विनाश का परिणाम हो सकता है। फर्स्ट है, नदी में कम अवसाद का भार के रूप में। सेकेंड, बी ऑप्शन है कि नदी में नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों के स्तर की कमी के रूप में। सी ऑप्शन है, नदी में जलीय प्रजातियों की विविधता में वृद्धि के रूप में। नदी घाटी में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि के रूप में। तो ये डी ऑप्शन सही है। नदी घाटी में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि होती है, उसी के कारण नदी बेसिन में जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो मतलब उनका विनाश होता है, मतलब वो ख़त्म होने लगती हैं। जब बाढ़ आती है तो वो सब अपने साथ बहा के लेके चली जाती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि सातवाहन शासक में प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर विचार करना है कि कौन सा किसके लिए प्रयोग हुआ था। तो आहार, सैन्य प्रमुख, गैल्मिक प्रशासनिक इकाई और इसकावंधर स्कंधावर।
स्कंधावर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हिंदी के ये जो वर्ड होते हैं थोड़ा सा टंग जो है वो स्लिप हो जाती है, तो इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। कितनी बार किया फिर भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, आप लोग भाई मैनेज कर लेना। ये थोड़ा सा मतलब हिंदी के वर्ड होते हैं तो उनमें कभी कभी टंग जो है स्लिप हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। और तो इसमें देख लेते हैं, तो आहार की बात करते हैं तो ये सैन्य प्रमुख इसको नहीं कहा जाता था, ये जो जिले के प्रमुख होते थे उसे को आहार कहा जाता था। और गैलमिक की बात करते थे, ये प्रशासनिक इकाई के नहीं अधिकारी होते थे, ये जो सैन्य टुकड़ी होती थी इसे गैलमिक कहा जाता है। स्कंधावर की बात करें तो ये सैन्य शिविर जो होते हैं तो ये हमारा सुमेलित है, तो सुमेलित ही पूछा गया है, तो केवल 3 हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के मूल दर्शन को लागू करने में सहायक हैं। तो फर्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये हमारे पांचों जो हैं, ये पांचों ऑप्शन हमारे सही हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के मूल्य दर्शन को लागू करने में सहायक होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइगर ट्रम्प, बी है युद्धाभ्यास, सी है मालाबार अभ्यास और डी है धर्म गार्जियन। तो इसका डी ऑप्शन चाहिए। ये धर्म गार्जियन जो है ये जापान और मध्य के इंडिया और जापान के मध्य आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन अभी लेटेस्ट देखने को मिला था मिजोरम में। ठीक है, और ये सेकेंड संस्करण इसका देखने को मिला था। जो मालाबार की बात करें तो इसमें जापान, यूएसए और इंडिया तीनों सेनाएं मिलकर इसका सैन्य अभ्यास होता है, और इस बार का ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास ये वाशिंगटन में हुआ था। और युद्धाभ्यास की बात करें तो इसमें ये इंडिया और यूएसए का था। ठीक है, इंडिया और यूएसए द्वारा किया जाता है संयुक्त युद्धाभ्यास, और टाइगर ट्रम्प भी जो है इंडिया और यूएसए का ट्राई सर्विस संयुक्त अभ्यास है। मतलब ट्राई सर्विस मतलब वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों इसमें भाग लेती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है। तो फर्स्ट है कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार से, कैंसर के अंतिम चरण में से ग्रस्त रोगियों के उपचार से, क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार से, मानसिक विकार से पीड़ित रोगियों के उपचार से। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये कोविड-19 से संक्रमित रोगों के उपचार के लिए अपनाई गई थी, और ये जो है सबसे पहले चाइना ने इसको अपनाया था, वहाँ के मरीजों को ठीक किया गया था, इसीलिए इंडिया में भी सबसे पहले ये केरला में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में स्थित स्तूप मथुरा और गांधार कला शैली की विशेषताओं के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। बुद्ध से भेंट करते हुए अजात शत्रु की यात्रा, स्तूप के प्रवेश द्वार की वेदिका स्तंभों पर उत्कीर्ण एक उत्कृष्ट चित्रण है। इस स्तूप के तोरणों पर पाए गए दान संबंधी अभिलेखों में कुम्हार, बुनकर, राजगीर, गजदंत कारीगर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कारीगर के प्रदत्त धर्मनिष्ठ उपहारों के विवरण सुरक्षित हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्तूप के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि चौखंडी स्तूप, बी है कि भरहूत, सी है धमेक, डी है केसरिया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो भरहूत स्तूप है इसी के बारे में ये बात करता है, जो ये मध्य प्रदेश में है। और जो ये चौखंडी स्तूप की बात करें तो ये सारनाथ में है, तुम्हारा यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, और धमेक की बात करें तो ये धमेक वाराणसी में है, जो ये अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। और केसरिया स्तूप की बात करें तो चंपारण बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि विदेशी अभिदय विनिमय अधिनियम यानी FCRA 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि विदेशी अंशदान और अभिदय स्वीकार करने वाले स्वयं सेवी संगठनों को गृह मंत्रालय में पंजीकृत करना आवश्यक है। और सेकेंड है संगठन को एक बारंगी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी अंशदान स्वीकार करना प्रतिबंधित करता है। तो इसका एक और तीन तो सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन। लेकिन ये जो बारंगी कह रहा है कि 12 वर्षों का, तो नहीं, ये 5 वर्षों के लिए प्रदान करता है पंजीकरण प्रमाण पत्र, ना कि 12 वर्षों के लिए। ठीक है, और ये दोनों हमारे सही हो गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी केवल क्षोभमंडल और समतापमंडल की परतों में होती है। सेकेंड है ब्रह्मांडीय प्रदीप्त प्रकाश ध्रुवीय ज्योति यानी एरोरस की घटना समतापमंडल की परत में होती है।
थर्ड है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचाई तक विस्तृत हैं। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो ये हमारा जो ध्रुवों पर होता है इसकी ऊंचाई जो है 9 किलोमीटर होती है, और ये जो विषुवत रेखा पर होता है इसकी 18 किलोमीटर होती है, तो सही है। और जो ये कहा गया कि ब्रह्मांडी प्रदीप्त और प्रकाश ध्रुवी ज्योति की घटना समताप मंडल की पथ में पाई जाती है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा 2 और 3 सही हो गया, लेकिन ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो ऊंचाई के साथ साथ जो तापमान में कमी आती है वो समताप क्षोभ मंडल और आपको जो मध्य मंडल में देखने को मिलती है, ना कि समताप मंडल में। समताप मंडल में तो तापमान की वृद्धि होती है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के लोथियन समिति नियुक्त की गई थी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने लोथियन समिति किस लिए नियुक्त की थी? फर्स्ट है कि भारत में बढ़ते क्रांतिकारी अभ्युत्थान के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया का सुझाव देने के लिए। बी है भारत के लिए मताधिकार की प्रणाली तैयार करने के लिए। सी है कि भारतीय क्षेत्रीय भाषा मुद्रालय के लिए व्यापक आचार संहिता तैयार करने हेतु। डी ऑप्शन है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए। तो ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन देखने को मिलता है ये हमारा बी सही है इसका। ठीक है, ये जो भारत के लिए मताधिकार की प्रणाली तैयार करने के लिए इसका किया गया था, लोथियन समिति का गठन किया गया था 1931 में। ठीक है, और ये साइमन कमीशन के बाद आई थी। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों के निर्बंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्य पुलिस बल के सदस्यों के मध्य संगम के निर्माण का मूल अधिकार केवल संसद द्वारा निर्बंधित किया जा सकता है। सेकेंड है मार्शल लॉ की घोषणा स्वतः बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत को निलंबित कर सकती है। तो ये स्वतः बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित नहीं कर सकती, ऐसा प्रोविज़न इसमें नहीं किया गया है। और ये जो मार्शल लॉ एक्ट बनाया जाता है ये आर्टिकल 34 के अंतर्गत बनाया जाता है, और ये पुलिस बल के लिए बात करता है, तो ये सही है। केवल संसद को ही ये शक्ति प्रदान की गई थी, और इसका आर्टिकल जो है 33 में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारा केवल एक सही हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं कि कौन सही है। तो इसमें संविधान यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी विषय पर आदेश पारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किसी अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम दंड को कम कर सकता है, तो ये गलत है। वो जो निर्धारित दंड है उसे कम नहीं कर सकता है। लेकिन जो ये आर्टिकल 142 में ये आर्टिकल 142 में इसका प्रोविज़न किया गया है कि संविधान में कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी विषय पर आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, तो हमारा केवल एक सही हो गया, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से मूल प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के मामले में। बी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में। सी है कि राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन में। डी है धन विधेयक के प्रस्तुत करने में। तो डी ऑप्शन सही है। धन विधेयक का प्रस्तुत करने के लिए इसका मूल प्रस्ताव का कोई प्रोविज़न नहीं किया जाता, लेकिन इन सब के लिए मूल प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ठीक है, और धन विधेयक का तो 110 में उल्लेख किया गया है, इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि प्रस्ताव की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इरविन घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ संदर्भ में, मतलब किस संदर्भ में की गई थी? तो फर्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा मतव्य स्पष्ट करने हेतु भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को सुविधाजनक बनाना। बी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश शर्तों को प्रस्तुत करना। और सी ऑप्शन है कि संवैधानिक सुधारों का सूत्रपात करने हेतु भारत की संवैधानिक प्रगति पर प्रतिवेदन करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति के संबंध में। डी ऑप्शन है भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही है। जो ब्रिटिश सरकार का मतव्य स्पष्ट करने है तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को सुविधाजनक बनाने के लिए ये की गई थी इरविन घोषणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में स्पीसीज इवेनेंस की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? कि स्पेस इवेनेंस की उपस्थिति किससे इंगित करती है? तो फर्स्ट है कि यह एक विशिष्ट प्रजाति के भीतर जीनों की भिन्नता को। सेकेंड है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को। और समुद्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या की माप
किसी दिए गए स्थान पर प्रजातियों के अनुपात की माप। तो जो ये स्पीसीज इवेनेंस की जो बात करता है इसके बारे में, तो ये हमारा ऑप्शन जो इसका जो केवल फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि किसी दिए गए स्थान पर प्रजातियों के अनुपात की माप को ये जो है स्पीसीज इवेनेंस संदर्भित करता है, मतलब इंगित करता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्पीसीज इवेनेंस की मतलब प्रजातियों की जो आबादी में समानता होती है उसके बारे में ये बात करता है, कि मतलब कितनी समानता है उसी की माप करता है ये, ठीक है। तो और ये हमारे गलत हैं, क्योंकि जो विशिष्ट जीनों की प्रजाति के भीतर भिन्नता की बात करती हैं तो ये तो आनुवंशिक भिन्नता होती है, ठीक है। तो ये हमारे उसके अंतर संबंध में सही नहीं है, तो हमारा केवल 4 सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक, केवल 4। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया कि चल निधि समायोजन सुविधा मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करता है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि लैफ बैंकों की घर्षणात्मक तरलता समायोजित करने की में सहायता करने वाला मौद्रिक नीति उपकरण है। सेकेंड है लैफ के अंतर्गत आरबीआई रेपो रेट पर बैंकों से धन उधार लेता है। थर्ड है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर लैफ को प्रचलित किया गया था। तो इसमें जो बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका जो फर्स्ट है तो ये तो सही है, लेकिन जो ये सेकंड में कहा गया है कि ये जो आरबीआई की रेपो रेट बैंकों के द्वारा धन उधार लेता है, तो नहीं, ये रिजर्व रेपो रेट के अंतर्गत लेता है, ना कि बैंकों से लैफ के अंतर्गत, ठीक है। और ये भी हमारा सही है कि ये नरसिम्हन समिति के आधार पर लैफ को मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, डी सी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट में कहा गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि जीपीएस के अंतर्गत संबंधी खंड में उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाता है। सेकंड है उपयोगकर्ता की सटीक त्रिविमीय अवस्थिति ज्ञात करने हेतु जीपीएस रिसीवर को न्यूनतम 4 उपग्रहों की अवस्थिति की जानकारी की आवश्यकता होती है। थर्ड है कि जीपीएस का भूकंपीय खतरे के मानचित्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि कौन सा सही है। तो मतलब ये सेकेंड और थर्ड तो सही है, क्योंकि ये जीपीएस जो भूकंपीय मानचित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है और उपयोगकर्ता के लिए सटीक त्रिविमीय मतलब 3D जो चित्र हमको लेना होता है वो जीपीएस रिसीवर के 4 ग्रहों की अवस्थिति की जानकारी देता है, तभी हम 3D चित्र ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सही हो गए। लेकिन जो कहा गया ये निम्न भू कक्षा में जीपीएस होता है, तो नहीं, जो ये हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेटस के बारे में बात करता है, इसमें इसको किया जाता है। और ये लियो मतलब मियो में होता है, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट मध्य भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं ये उपग्रह, ठीक है, तभी तो हम ले पाते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है तो ये 20,200 किलोमीटर के अधिक होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बराक नदी निम्नलिखित संदर्भों में कथनों पर विचार कीजिए। बराक नदी के बारे में बात करना है, तो कौन सा सही है? बराक नदी भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। यह म्यांमार के साथ भारत की सीमा को निर्धारित करती है। तो ये तो गलत है, म्यांमार के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है, भारत और बांग्लादेश के साथ। और बराक नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट है तुम्हारा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में देखने को मिलती है। तो हमारा सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन, केवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश NHRC मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। सेकंड है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष NHRC का मानद सदस्य होता है। ना तो आयोग का अध्यक्ष और ना ही कोई भी सदस्य पुनर्निर्मित हेतु पात्र होता है। तो ये गलत है, ये पुनर्निर्मित पात्र होते हैं, ठीक है। और ये दोनों हमारे सही हो गए, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 1 और 2। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि यह विश्व में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, क्लाउड तेंदुआ और हिम तेंदुआ के पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान दोनों घोषित किया गया है। या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों, पर्वतीय वनों, समशीतोष्ण वनों, एल्पाइन मैदानों और बारहमासी हिम जैसे प्रवासों की विस्तृत श्रृंखला को समाविष्ट करता है। तो उपयुक्त में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया जा रहा है? तो फर्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी है काजीरंगा, सी है नामेरी और डी है कंचनजंगा। तो इसका ये ऑप्शन सही है, जो नामदफा है टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इसी के बारे में बात करता है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करता है ये। नेक्स्ट है कि जो हमारा है भारतीय
पूंजीपतियों के द्वारा किए गए बॉम्बे प्लान 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप और विनिमय को कम करना था। इसने सामाजिक सेवाओं और विशेष रूप से शिक्षा पे महत्व जोर दिया था, मतलब शिक्षा पर के महत्व पर विशेष जोर दिया था। थर्ड है कि इसके तहत कलकत्ता की जगह बम्बई को औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया था कि बम्बई को कलकत्ता की जगह बम्बई का औद्योगिक राजधानी के लिए। और ये जो थर्ड कहा गया तो ये भी गलत है, क्योंकि जो हस्तक्षेप था सरकारी हस्तक्षेप, और उसके बिना उस समय जो हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता था भारत का, इसीलिए सरकारी हस्तक्षेप उसमें अधिक था। तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन सेकेंड हमारा सही है, इसने सामाजिक सेवाओं और विशेष रूप से शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी सही, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है जलवाष्प, बी है भूस्तरीय ओजोन, और सी है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं लिया गया, इसमें जलवाष्प, भूस्तरीय ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1, 2, 3। तो डी ऑप्शन सही हो गया है। ये मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके अंतर्गत मुख्य 6 गैसों को और अतिरिक्त कुछ अन्य गैसों को भी शामिल किया गया था। इसमें था कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, और पर फ्लोरोकार्बन था, और उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड था, जलवाष्प था, और ये ठीक है। तो और ये भूस्तरीय ओजोन भी इसमें सम्मिलित थी। तो ये आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय 1944 शिकागो कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो फर्स्ट है, यह हवाई क्षेत्र विमान पंजीकरण और हवाई यात्रा के संबंध में सुरक्षा अधिनियमों को स्थापित करता है। सेकेंड है कि यह केवल नागरिक विमानों के परिचालन पर लागू होता है, न कि राज्य और सैन्य विमानों पर। यह विमान दुर्घटना की जांच पर प्रत्यक्षता लागू होता है। तो ये गलत है, प्रत्यक्षता नहीं अप्रत्यक्षता लागू होता है। जो विमान दुर्घटना की जांच होती है उसके संबंध में अप्रत्यक्षता से लागू होता है, ना कि प्रत्यक्षता से। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि ये हवाई क्षेत्र में विमान पंजीकरण और हवाई यात्रा के संबंध में सुरक्षा नियमों को स्थापित करते हैं, और यह केवल नागरिक विमानों के परिचालन पर लागू होते हैं, ना कि राज्य या सैन्य विमानों पर। तो हमारे दोनों सही हो गए। तो 1 और 2 सही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि प्रति सूक्ष्म जीवी प्रतिरोधी, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह कुछ मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। बी है पशुओं का समय पर टीका या प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को कम कर सकता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का संक्रमण का संचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन कहा गया है कि में शेष रह गए प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध के विकास में वृद्धि कर सकता है। तो जो ये हमारा कहा गया सी ऑप्शन में ये सही है, क्योंकि यही मतलब ये क्यों नहीं, प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीवाणुओं का जो संचार है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो सकता है। ठीक है, इसमें जो कहा गया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही उसके जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के बारे में बात करता है। तो ये गलत हो गया। बाकी ये सारे सही हैं, क्योंकि शेष जो जीवाणु होते हैं जो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधों के विकास में वृद्धि कर सकते हैं। और ये जो है कुछ मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। पशुओं का समय पर अगर टीकाकरण ना किया जाए तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु के प्रसार को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो इसके कंसिक्वेंस निकल कर आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण करने हेतु तो निर्धारित अर्हताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए निर्दिष्ट अर्हताएं के समान है। सेकेंड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। थर्ड है कि संविधान का अतिक्रमण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का एकमात्र साधन है। तो ये गलत है, एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि ये संविधान के कदाचार और जो उनकी अक्षमता होती है उसके आधार पर हटाया जाता है। उसके 2 आधार होते हैं हटाए जाने के। और जो ये सेकेंड में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन आधारों पर, तो ये तो सेकेंड हमारा सही हो गया। लेकिन जो फर्स्ट में कहा गया है कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण करने हेतु है वही उच्चतम न्यायालय के, तो उच्च और उच्चतम न्यायालय के दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि
जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो भारत का पहले तो नागरिक होना चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक बार लगातार 5 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में किसी 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की नज़र में वो मतलब पारंगत अधिवक्ता हो, उसको जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें कि कौन कौन से इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले तो नागरिक होना चाहिए। उसके बाद इसको जो है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में स्थित जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में इससे क्या करना होता है कि 10 वर्ष तक का लगातार जो अधिवक्ता पद पे रहा हो, या फिर जो 10 वर्षों तक मतलब लगातार हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक किसी राज्य क्षेत्र में अधिवक्ता रहा हो, और या फिर 10 वर्षों तक लगातार किसी हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, तो उस आधार पर इसे नियुक्त किया जाता है। तो इसके आधार दोनों के अलग अलग हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान किसी विशिष्ट प्रजाति हेतु निर्मित किए जाते हैं, जबकि वन्यजीव अभयारण्य प्राथमिक रूप से किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होते हैं। सेकेंड है, अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फोर्थ है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य दोनों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है ये पर्यावरण अधिनियम नहीं, बल्कि जो 1972 का तुम्हारा था वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, उसके अंतर्गत आते हैं। और ये तो सही है कि अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु जो हमारा अभयारण्य है इसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और सेकंड में जो कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान किसी विशिष्ट प्रजाति हेतु निर्मित किया जाता है, तो नहीं, ये किसी विशेष जाति पर केंद्रित नहीं होते हैं और वन्यजीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजातियों के लिए किए जाते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट हमारा सही है, अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को अधिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के संदर्भ को संभावित करता है? फेडरल रिजर्व मतलब यूएसए की जो है बैंक, उसके बारे में कहा गया है। तो भारतीय रुपए का कमज़ोर होना, आयातकों द्वारा लाभ अर्जित करना, देश में पूंजी का बहिर्गमन। तो इसका 1 और 3 सही है, क्योंकि भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाता है और देश में पूंजी बहिर्गमन होता है। क्योंकि जब रुपया कमज़ोर हो जाता है तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हम लोग इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, तो उसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा धन चला जाता है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 तो सही हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन। लेकिन जो कहा गया आयातकों द्वारा लाभ किया जाता है, तो नहीं, ये निर्यातकों द्वारा लाभ अर्जित किया जाता है और आयातकों को हानि होती है इससे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो फर्स्ट है आईबी मतलब सूचना ब्यूरो, सेकंड है कि रॉ मतलब अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, और सी ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, और डी है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो एनआईए है ये बात करता है राष्ट्रीय केंद्रीय आतंकवाद का, और इसका स्थापना की गई थी जो हमारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट 2008 का था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें अभी संशोधन किया गया है 2019, एनआईए एक्ट 2019 में संशोधन किया गया है, जो इसको अधिक शक्ति प्रदान की गई है। इसका किया गया है कि जो स्टेट में पहले क्या था कि स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी हर की उसमें जांच करने के लिए, यही आतंकवाद की, लेकिन अब स्टेट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, इसको अधिक पावर शक्ति दी गई है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट है कि अपर रूप कि कहा गया है अपर रूप किसी तत्व के विभिन्न रूप हैं जिसमें वह तत्व विद्यमान हो सकता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का अपर रूप है? कौन सा एक कार्बन का अपर रूप? तो हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फ्लोरीन। तो ये चारों जो है हीरा के अपर रूप हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, ठीक है। 1 2 3 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कार्बन के चारों अपर रूप हैं। नेक्स्ट है कि किसकी माप के रूप में भारत में व्यापक रूप से हेड काउंट रेशियो का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट है निर्धनता, बी है बेरोजगारी, ये मुद्रास्फीति, डी है असमानता। इसका ए ऑप्शन सही है। जो निर्धनता है इसी का जो है हेड काउंट रेशियो के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली जो निर्धनता होती है इसमें भारत में जो जैसे क्या करते हैं कि जो जीवन निर्वाह के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे दाल, अनाज जैसे चीज़ जो जरूरी होती है उनकी बात करता है, उसके बारे में ये निर्धारित करता है।
और वर्तमान में अगर बात करें कि ये जो 2011-12 में ये आंकड़ा आया था, उसका जो है कितनी थी ये निर्धनता, इसके हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत 21.9% ये आपको देखने को मिलती है भारत में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारी रोग हैं। तो फर्स्ट है सिफिलिस, बी है क्लेमीडिया, और थर्ड है कि बेरी, और फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। तो इसमें ये बेरी ये तो विटामिन से होने वाला रोग है, ठीक है, विटामिन बी से, तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर सिफिलिस हो गया, क्लेमीडिया हो गया, और हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये तीनों हमारे सही हैं। तो हमारा 1, 3, 4 डी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अधिकांश आंतरिक ऋण दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल के से प्राप्त होते हैं। सेकंड है अधिकांश बाह्य ऋण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से प्राप्त होते हैं। थर्ड है भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को जारी किए गए विशेष बंध पत्र सार्वजनिक ऋण में शामिल होते हैं। तो ये तो केवल एफसीआई ही केवल नहीं है, इसमें एफसीआई है, और एफसीआई के साथ साथ ओएमसी है, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, फिर जो है पीएफसी है, फर्टिलाइज़र कंपनी भी इसमें शामिल है। तो ये तो हमारा थर्ड गलत हो गया। उसके बाद ये कहा गया दिनांकित, तो ये तो हमारा सही है। और जो ये कहा गया बाह्य से अधिकांशी बाह्य पूंजी बाजारों से, तो पूंजी बाजारों से नहीं बाह्य ऋण लिया जाता है। ये जो हमारा आईडीए है, आईबीआरडी इससे, और तुम्हारा जो एडीबी है, इनसे लिया जाता है। ठीक है, संस्थागत ऋण लिया जाता है, ना कि बाहरी बाजारों पूंजी बाजारों से। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो गया केवल एक सही, क्योंकि ये जो दिनांकित प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि टैगावनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सही है। तो फर्स्ट है टैगावन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इस बायोम में सामान्यतः लघु आर्द्र ग्रीष्मकाल और लंबी ठंडी ऋतु होती है। थर्ड है कि ये वन मनुष्य द्वारा वृक्षों की कटाई और खनन गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि का मौसम अत्यंत अल्प होता है। तो ये जो है हमारा ये तीन जो ये बात करता है कि ये केवल उत्तरी में पाए जाते हैं, तो ये हमारा ये भी सही है। ठीक है, ये टैगावन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इस व्योम में सामान्यतः लघु आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी शीत ऋतु होती है, तो ये भी सही है। और ये वृक्षों की कटाई और खनन गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि मौसम के अत्यंत अल्प होती है। तो ये हमारे तीनों सही हो गए, ऑप्शन डी हमारा सही है, 1, 2, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला 4P1000 पहल है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल है, यूएनएससी से सीट प्राप्त करने के लिए 4 देशों का समूह है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर आम सहमति बनाने की पहल है, परमाणु हथियारों पर प्रसार रोकने के लिए एक पहल है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल है। और इसकी स्थापना जो है COP21 जो पेरिस में हुई थी 2015 की, उसमें फ्रांस में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और कल देखो हम लेके आएंगे, आप लोगों को मिल जाएगा देखने को 27 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। एक्चुअली में जो तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज विजन की नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव मैंने चालू किया है, ताकि हमारे भाई बंधुओं को भी फ़ायदा मिल जाए, जो बेचारे इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।